डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ठीक हो गया। फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी से उसकी मुराद ये है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। तो बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों सेम चीज़ों के ही नाम है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से उसकी क्या मुराद है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, अब इस वायर में से करंट गुजर रहा है जो ऑरेंज कलर के हमारे पास वेक्टर्स हैं इस डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, थ्रू आउट दी वायर होगी, ठीक है, सिंपल एक डिस्क नहीं होगी, मल्टीपल डिस्क होंगी स्टैक में। तो फॉर एग्जाम्पल हम इनमें से एक डिस्क लेते हैं जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हम इस प्लेन में जो डिस्क आती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस तरह की दिखेगी कि तार से जितनी करीब होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। अब हमने करना ये है कि हम ये चाहते हैं कि एट अ सर्टेन पॉइंट, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ हमें क्या बताता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम ये करेंगे कि इस पॉइंट से एक सर्कमफेरेंस ड्रॉ कर लेंगे जिसका सेंटर ये वायर होगी। ठीक हो गया। एम्पेयर्स लॉ क्या उसकी तरफ भी आते हैं। तो इस बेसिकली हम एम्पेयर्स लॉ बेसिकली कहता है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एम्पेयर्स लॉ ये कहता है कि इन अ क्लोज लूप, ठीक है, जो हमारे पास बी डॉट डेल एल, ठीक है, डेल एल बेसिकली लेंथ वेक्टर है एक, उसका डॉट प्रोडक्ट है बी के साथ। इसको फ्लक्स से ना कंफ्यूज करना, फ्लक्स में हम बी डॉट एरिया करते हैं, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि वो इक्वल होता है हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने ये जो कोई भी क्लोज लूप, हम सर्कल भी बना सकते हैं, हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। हमने सर्कल इसलिए बनाया कि सर्कल पे हर पॉइंट इस बी पे जितनी स्ट्रेंथ होगी वही इस बी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वही स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे भी वही होगी, तो इसलिए हमने सर्कुलर पाथ बनाया। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्यों डिवाइड किया, बेसिकली लेंथ वेक्टर जो है हमारे पास, ठीक है, जो लेंथ वेक्टर है वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन एक सर्कल की जो लाइन होता है, जो उसका सर्कमफेरेंस होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता। तो हमने उसके इतने छोटे छोटे पीसेस किया कि जो उसका एक पीस है हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो बेसिकली अब हमने करना क्या है, हमने बेसिकली बी डॉट डेल एल इस हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट के लिए करना है। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है जो कि डेल एल की डायरेक्शन है। तो दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, जीरो। तो अगर हम कॉज ऑफ जीरो लें तो वो हमारे पास क्या होता है, 1। तो हमारे पास बी डॉट डेल एल हमारे पास क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय डेल एल। तो बेसिकली ये काम हम हर एक छोटे छोटे पार्ट के लिए करेंगे। हमने ये जितने भी छोटे छोटे पीसेस किए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एन पीसेस किए हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा, बी डेल एल 1 प्लस बी डेल एल 2 प्लस बी डेल एल 3 अप टू बी डेल एल एन। वो किसके इक्वल है, म्यू नोट मल्टीप्लाई बाय करंट आई। अब ये म्यू नोट क्या चीज़ है, इसलिए ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि एक स्पेस कितना परमिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसी तरह जो म्यू नोट है इसको हम कहते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि एक मैग्नेटिक फील्ड कितना परमियाबल का मतलब यह है कि कितना पेनिट्रेट कर सकती है एक स्पेस को। तो इसकी जो फ्री स्पेस के लिए हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻7 वेबर पर एरिया मीटर। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद हो, तो ये टाइम्स करंट इन दी क्लोज लूप, ठीक है, उस क्लोज लूप में जितना करंट है उसके इक्वल है। तो हमारे पास ये बेसिकली हमने स्टेटमेंट कहाँ से लिया है, ये हमने एम्पेयर्स लॉ से लिया है। अब हमने बेसिकली हमारा टारगेट किया था, हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम वो निकाल लेंगे। इसलिए अगर मैं इन सब में देखूँ तो मेरे पास जो बी है वो क्या है, सेम है, ठीक है, तो मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ बी कॉमन, तो मैं बी कॉमन ले लूँ, बाकी अंदर क्या सारे जितने भी डेल एल हैं वो आपस में एड अप हो रहे हैं इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स करंट आई। अब यहाँ पे जितने भी ये डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 प्लस डेल एल 3 अप टू डेल एल एन, ये बेसिकली इन सब का सम है। तो इन सब का सम किसके इक्वल है, एरिया हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल के इक्वल नहीं आएगा, यस हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल के इक्वल आएगा। तो इस एरिया का सरकमफेरेंस क्या होगा, अगर तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस आर पता है तो हम इसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, जो कि होता है हमारे पास किसी भी सर्कल के लिए 2 पाई आर। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, तो
तो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस इक्वेशन को सीधा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, करंट की अगर हमें वैल्यू पता है तो हम एट एनी डिस्टेंस हमें आर की वैल्यू जो मर्जी दे दो, हम उस पॉइंट पे क्या बता देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं। इस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एम्पेयर्स लॉ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक और एम्पेयर्स लॉ की एक एप्लीकेशन हमारे पास आती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, कि हम बेसिकली हम एम्पेयर्स लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताते हैं। तो अभी हमने एट अ डिस्टेंस आर थ्रू अ वायर बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अब हम एक सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएंगे यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। तो सोलिनॉइड होती क्या, बेसिकली आपके पास एक स्प्रिंग की कन्फिग्रेशन में अगर एक कंडक्टिंग वायर हो और उसमें से करंट गुजर रहा हो तो वो हमारे पास एक सोलिनॉइड कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक वायर है, ठीक है, इसको मैंने लूप किया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरे पास एक सोलिनॉइड बन जाएगा जब इसमें से करंट गुजरेगा। तो इसको मैंने एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन ये आएगी। तो इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। जैसे ही इसके अंदर यानी कि करंट गुजरना शुरू हो जाएगा इस लूप में से, जैसा कि करंट गुजरने के साथ हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास सोलिनॉइड है, ये जो स्प्रिंग की कन्फिग्रेशन में जो भी कंडक्टिंग वायर है, ये एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की होती हैं, ये उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और ये वापस आ रही हैं, वापस अंदर जा रही हैं, तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अब मुझे कैसे पता चला कि ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा, ठीक है, मुझे किस तरह से पता चला वो भी मैं आपको बताता हूँ यूजिंग राइट हैंड रूल। जूम इन करते हैं एक सेक्शन पे और हम जो ये वाली आउटर मोस्ट वायर है इसको देखते हैं। इस पे जो करंट की डायरेक्शन वो ये है, तो अगर मैं इस पर राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैं देखूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मेरे पास क्या आएगी। तो अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। बाहर से अगर देखूं, अंदर अंदर ये बेसिकली मेरे पास मेरी वाली साइड के सोलिनॉइड है, तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यानी कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्टेट है वो अंदर से बाहर आ रही है या बाहर से अंदर जा रही है। तो हम ये देख के बता सकते हैं कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर से बाहर आ रही है। तो वहां से बेसिकली मैंने बताया कि ये एक नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट कर रही है दिस साइड ऑफ द सोलिनॉइड। अब इस सोलिनॉइड को हम बेसिकली हमने करना क्या है, हम इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना चाहते हैं। तो हम बेसिकली इस सोलिनॉइड को ज़रा डायसेक्ट करके कह लो कि हम एक तरह से अंदर देख रहे हैं। इसके क्रॉस से मुराद ये है कि यहाँ से करंट इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है, और डॉट का मतलब ये है कि यहाँ से करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो करंट है वो आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है और यहाँ से जो करंट है वो आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा है, जिसको आप इस वक्त आप मुझे जो देख रहे हो इस स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, वो कुछ इस तरह की होगी और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी विद इन दी सोलिनॉइड। बाहर जाके वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जब तक वो इसके अंदर होगी तब तक वो यूनिफॉर्म होगी। यानी कि यूनिफॉर्म से क्या मुराद है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, जहाँ मर्जी ले लूँ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम आएगी। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस है। तो बेसिकली मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ और वो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ हमें क्या कहता है, इन अ क्लोज लूप, ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का और हमारे पास जो छोटे छोटे लेंथ्स का जो एरिया लेंथ होता है उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास म्यू टाइम्स आई के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये हमने एक एम्पेयर्स लूप ड्रॉ कर ली। ठीक हो गया, अगर हम इसकी डायरेक्शन लें, ठीक है, ये हमारे पास एक एम्पेयर्स लूप हमने ड्रॉ कर लिया। लूप का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका इनिशियल पॉइंट सेम है, कुछ भी हो सकती है, इस तरह की शेप भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, हमारे पास एक रेक्टेंगल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल के तौर पे लिया। अच्छा, अब बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी हर एक लेंथ का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अच्छा, अब एक सोलिनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो बाहर होती है मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इतनी ज़्यादा कि हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की वो स्टेटमेंट है कि समेशन करो जितने भी डेल एल्स हैं, जितने भी हमने छोटे छोटे लेंथ्स लिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लो बी के साथ और उनका समेशन करो यानी कि सम करो, तो वो हमारे पास म्यू टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन दी लूप के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एम्पेयर्स लूप 3D नहीं होती, 2D होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर्स लूप फॉर एग्जांपल, अच्छा एम्पेयर्स लॉ को हमने एक्सपेंड किया फॉर दिस लूप, तो हमारे पास बी डॉट एल डेल एल
1 आ जाएगा प्लस बी डॉट डेल एल टू प्लस बी डॉट डेल एल थ्री। ठीक हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, वैसे अच्छा क्वेश्चन था कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये शायद 3D किसी चीज़ को हमने 2D स्लाइस का करके देख रहे हैं, तो ये हमारे पास 2D ही होता है, ये किसी 3D चीज़ की बाइसेक्शन जो लूप है एम्पेयर्स लूप वो नहीं है ये चीज़। तो अब हम इसके लिए बेसिकली हम बी डॉट डेल एल वन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एल वन ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो ये 0 आ गया। अब बी डॉट डेल एल टू अगर हम देखें तो डेल एल टू ये हमारे पास ये इसका जो एंगल है विद द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है 90 है। ठीक है, तो एंगल 90 है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे 0। ठीक हो गया, तो बी डॉट डेल एल टू हमारे पास क्या आएगा 0। इसी तरह जो हमारे पास एल थ्री है ये भी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिमिलर रीजन की वजह से हम इसका भी जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो भी क्या लेंगे 0। फिर हमारे पास सिंपल पीछे एल फोर बच गया, इसका एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, तो ये बी डॉट बी एल फोर, ठीक है, डायरेक्ट इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वल टू म्यू टाइम्स, ठीक है, करंट इनक्लोज इन अ लूप होगा। ठीक है, करंट इनक्लोज इन अ लूप से हम क्या मुराद है कि जितने ये हमारे पास ये कह लो कि अगर करंट आई इस तार में से गुजर रहा है तो इसमें से 3 इसके यानी कि कह लो टर्न्स गुजर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास करंट इनक्लोज इन अ लूप क्या होगा एन आई। ठीक हो गया। अब एन हमारे पास बेसिकली ये जो स्मॉल एन है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लूप डेंसिटी होती है, यानी कि एन डिवाइडेड बाय जितनी भी लेंथ ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या आएगा ये लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास L1 कह लो या 4 कह लो, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो हम n बाय L4 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो करंट इनक्लोज इन अ लूप आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा ये सॉरी इज इक्वल टू n है। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ दिस n लिखना चाहूँ ना कि दिस n, ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ i टाइम्स n और ये l ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू एन एल फोर आ जाएगा, और इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसके साथ, तो मैं क्या लिख दूंगा आई टाइम्स एन एल फोर। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली एन आई मल्टीप्लाई बाय एल फोर यहाँ से आया। तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, पर यूनिट लेंथ कह लो कि मीटर। ठीक हो गया। तो अब इस साइड का जो पूरा साम आएगा वो मेरे पास क्या आएगा बी एल फोर आएगा, बी इज इक्वल्स टू 0 एट एल 1 0। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होती है, लेकिन उसका कंपैरिजन करें विद द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड तो वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, अगर मैं आपको मेरे पास एग्जैक्ट डायरेक्ट इसकी कह लो कि डायग्राम नहीं है, ये एक पूरी सी डायग्राम है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम में देखो तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी कॉइल है, ठीक है, वो मौजूद है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पे मैंने उसकी सही से डेंसिटी नहीं शो की, यहाँ पे बेसिकली अंदर अगर मैं कहूँ कि मोर देन 1000 टाइम्स, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस रीजन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखूँ तो वो अंदर वाली फील्ड से 1000 टाइम्स कम होगी। ठीक है, तो हम उस पर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और एक नंबर हमारा 1000, अब उसमें हम 1 ऐड करें या ना करें वो इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लिया ये हमने, बेसिकली कह लो कि एक सुपोजिशन लिया है कि जो बायर मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है या उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए हम उसको 0 लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। तो बी एल फोर इज इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई एल फोर आ जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे, एल फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, पीछे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या बचेगी, बी इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन नॉट नहीं म्यू नॉट इसको कहते हैं, म्यू नॉट एन से मुराद हमारे क्या है टर्न्स डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय द करंट आई। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास किस चीज़ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कॉइल डिपेंड कर रही है, 2 चीज़ों पे कर रही है, एक उसके टर्न डेंसिटी पे कि हाउ टाइटली दी सोलिनॉइड इज कह लो कि उसको बनाया गया कि उसकी में कितनी ज़्यादा टर्न्स हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, एक उस पर, दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ये 2 पैरामीटर्स है जिन पे वो डिपेंड कर रही है, बाकी वो कितना बड़ा सोलिनॉइड है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमारी ये चीज़ मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसी तरह का न्यूमेरिकल है जो अभी हमने पीछे केस डिस्कस किया। अ सोलिनॉइड ऑफ
15 centimeter long has 300 tons of wires. A current of 5 amperes flow through it. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? कि inside the solenoid हमारे पास magnetic field की strength क्या है, हमने वो इसको कैलकुलेट करके देनी है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन था विद द नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी और करंट आई, वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास बेसिकली था बी म्यू नॉट एन आई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता होगी, हमें ये पता करना है और ये करंट आई पता करना है। करंट आई उसने हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें एन बस मालूम करना है। एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास बेसिकली ये है, एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय द टोटल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 300 टर्न्स है। करंट आई हमारे पास 5 एम्पेयर है। स्मॉल लेंथ हमारे पास क्या आएगा, टोटल टर्न्स डिवाइड बाय द टोटल लेंथ। ठीक है, तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 300 डिवाइड बाय 0.15, तो ये हमारे पास आता है तकरीबन 2000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, बेसिकली हमें टर्न्स डेंसिटी चाहिए होती है स्मॉल लेंथ। अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ आ गया, हमने फाइंड मैग्नेटिक फील्ड करनी थी। मैग्नेटिक फील्ड में हम इसकी वैल्यू भी प्लग इन कर देंगे, उसकी वैल्यू भी प्लग इन कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपली हम दोनों की वैल्यूज प्लग इन करेंगे। n इज इक्वल्स टू यस, तो b इज इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम इन सब को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे ऐसे यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तो हमें कोई यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है।